हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विकास सैनी आपका हमारे यूट्यूब चैनल कानून की बात में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चीटिंग और फ्रॉड के केस में एफआईआर कैसे दर्ज कराएं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी होती है और वह पुलिस स्टेशन पर जाता है और अपने मामले को लेकर कंप्लेन लिखवाना चाहता है और एफआईआर कटवाना चाहता है उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी की है और उसने झूठ बोलकर आपका पूरा पैसा ठग लिया और आपके साथ धोखाधड़ी करी, क्या ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस आपकी कंप्लेन लिखेगी? क्या पुलिस एफआईआर लिखेगी? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की इस बारे में ये गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अन्य के मामले में जजमेंट दिया था कि इस जजमेंट के बावजूद भी पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिखती है। पुलिस किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर लिखने से पहले आपसे पुख्ता सबूत मांगती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जिस व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर कटवा रहे हैं वो व्यक्ति अच्छी रेपुटेशन वाला व्यक्ति भी हो सकता है। जब पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है तो आप कोर्ट में जाते हैं और वकील साहब की सहायता से सेक्शन 56(3) के तहत अपनी एफआईआर दर्ज कराते हैं। दोस्तों, यदि आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है या पैसे की ठगी हुई है और आप सेक्शन 420 के तहत ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कंप्लेन करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको सेक्शन 420 के अलावा और कौन कौन से सेक्शन ऐड करवाने ज़रूरी हैं, ताकि ऐसा व्यक्ति अरेस्ट भी हो और जेल भी जाए। दोस्तों, यह ज़रूरी नहीं कि पुलिस सेक्शन 420 के अंदर ऐसे व्यक्ति को जेल भेजेगी ही। दोस्तों, हम आपको बताएंगे किस तरह से एफआईआर कटवानी चाहिए और किस तरह से आपको कंप्लेंट तैयार करनी चाहिए। धोखाधड़ी बहुत तरीके की होती है। मान लीजिए दोस्तों, आपने किसी को कोई सामान खरीदने के लिए कोई पेमेंट किया और उसने वह सामान आपको भेजा भी नहीं और ना ही पेमेंट वापस किया, उसने पेमेंट अपने पास ही रख लिया। या ऐसा भी हो सकता है कि उसने जो माल आपके पास भेजा है वह अच्छी क्वालिटी का नहीं है और वह पैसे मांगने पर आपको पैसा भी नहीं देता है। दूसरे मामले में ए ने बी से पैसा लिया कि मैं आपको यह प्रॉपर्टी सेल करूंगा। दोस्तों, उसने बेसिकली एग्रीमेंट तो कर लिया, लेकिन आगे का पेपर वर्क करने से वह मना कर रहा है, तो उसने आपके साथ धोखाधड़ी की है। या मान लीजिए कि दोस्तों, आपने किसी ऑनलाइन वस्तु के लिए पेमेंट कर दिया, लेकिन वह वस्तु आपके पास डिलीवरी ही नहीं हुई, या डिलीवरी मिली तो सही लेकिन गलत सामान की मिली। तो दोस्तों, धोखाधड़ी कई तरीके की हो सकती है। धोखाधड़ी 1 रुपये से लेकर हज़ारों करोड़ों रुपए तक की हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका मामला क्या है। दोस्तों, यदि आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो आप पहले ही किसी वकील साहब की सलाह लें। वकील साहब से डिस्कस करने के बाद में आप दोस्तों वकील साहब से एक कंप्लेंट तैयार करवाएं और कंप्लेंट में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर जोड़ने का प्रयास करें। कई बार ऐसे व्यक्ति फर्जी डॉक्यूमेंट भी बना कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर सामान बेचने के लिए फर्जी बिल भी बना लेते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने आपसे अपनी प्रॉपर्टी पर लोन लेने के लिए कोई फर्जी डॉक्यूमेंट बना लेता है, या कोई वस्तु बेचने के लिए कोई फर्जी सर्टिफिकेट भी तैयार कर लेता है। तो ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 467 और 468 लगती है। यदि यह धोखाधड़ी ऑनलाइन होती है तो वहाँ पर 66C और 66D भी लग जाती है। और यदि ऐसे क्राइम में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो आईपीसी के सेक्शन 120 भी लगता है। दोस्तों, जब भी आपके साथ धोखाधड़ी होती है और आप पुलिस के पास कंप्लेन लिखवाने जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि पुलिस आपकी कंप्लेन नहीं लिखती है। इन परेशानियों से बचने के लिए आप शुरू से ही किसी वकील साहब के पास जाकर एक मजबूत कंप्लेन तैयार करवाएं, उसके बाद ही आप कंप्लेन लिखवाने थाने जाएं।
फिर भी दोस्तों यदि पुलिस आपकी एफआईआर नहीं काटती है तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। आप ऑनलाइन भी कंप्लेन करा सकते हैं और कंप्लेन में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर जोड़ें, क्योंकि आप जिसके विरुद्ध कंप्लेन कर रहे हैं दोस्तों वो कम से कम अरेस्ट तो होना ही चाहिए। दोस्तों कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 417 के तहत छोड़ दिया जाए। भारतीय संविधान कहता है कि पुलिस को सभी व्यक्तियों की कंप्लेन लिखनी चाहिए, लेकिन पुलिस कंप्लेन नहीं लिखती है। दोस्तों ऐसे मामलों में यही प्रक्रिया होती है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।